ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी असम या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है सी यानी असम। हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम देश का पहला राज्य बना है। गुवाहाटी स्थित नौका सेवाओं के लिए नाइट नेविगेशन को मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से परिवहन विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी के मसौदे का गहन सर्वेक्षण किया गया, जिसके बाद मोबाइल ऐप विकसित किया गया। गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच अंतर्देशीय जल परिवहन नौका की पहली यात्रा 19 फरवरी को रात 9 बजे से शुरू हुई थी। नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन के कारण रात की नौका सेवा जोरहाट, धुबरी सहित अन्य स्थानों पर संचालित हो सकेगी। तो इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र और अन्य जो असम की नदियां हैं वो भी सुर्खियों में आ गई हैं। इन नदियों की जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी आप भौगोलिक रूप से जान के रखें, ये सवाल पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। तिरान की खाड़ी यानी तिरान स्ट्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, तिरान की खाड़ी गल्फ ऑफ अकाबा और लाल सागर यानी रेड सी को जोड़ती है। दूसरा, यह सिनाई प्रायद्वीप के तट के निकट स्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के जियो साइंटिस्ट सैम पुर्किस के रिसर्च से मिले निष्कर्ष के आधार पर तिरान की खाड़ी चर्चा का विषय बनी है। शोध में उन्होंने लाल सागर में मौजूद तिरान की खाड़ी यानी जो तिरान स्ट्रेट है उसमें करीब 3000 फीट नीचे एक जमीन की परत उठी हुई देखी, यानी एक अलग प्रकार की भूगर्भिक आकृति उन्होंने देखी। दूसरे शब्दों में रेड सी में 500 साल पुराना भूस्खलन यानी जो लैंडस्लाइड है उसके प्रमाण मिलने की पुष्टि की गई है। यह स्टडी हाल ही में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुई है। इस निष्कर्ष में कहा गया है कि लाल सागर के गर्भ में एक खतरनाक आपदा जन्म ले रही है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह की भूगर्भीय गतिविधि यानी जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ है वो होती है तो इजिप्ट और सऊदी अरब के तटों पर भयानक सुनामी आ सकती है। इसका कुछ प्रभाव स्वेज के खाड़ी यानी गल्फ ऑफ स्वेज पर भी देखा जा सकता है। अगर यह भूगर्भिक आकृति 164 फीट खिसकती है तो इससे पैदा होने वाली सुनामी की लहरें इजिप्ट के रिजॉर्ट शहर शर्म अल शेख को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। यहां तक लहर पहुंचने में 30 सेकंड से 1 मिनट ही लगेगा। वहीं मूसा की खाड़ी तक सुनामी की लहरों को पहुंचने में 3 मिनट से भी कम समय लगेगा। इसके कुछ ही मिनट बाद सुनामी की लहरें सऊदी अरब तक पहुंच जाएंगी। सैम पुर्किस ने बताया है कि यानी अब अगर यह चट्टान टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने या किसी अन्य भूगर्भीय गतिविधि की वजह से हिलती या खिसकती है तो यह बड़ी सुनामी की लहर पैदा कर सकती है। अगर यहाँ पर बड़ी सुनामी की लहर उठती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान मिस्र और सऊदी अरब को होगा। सुनामी की लहर भारत के पश्चिमी तटों तक भी आ सकती है। यह समुद्र के अंदर हुए लैंडस्लाइड की वजह से बनी हुई आकृति की वजह से होगा। इस आकृति के बनने की वजह से इजिप्ट के तट पर 500 साल पहले भयानक आपदा आई थी और तब 10 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठी थीं। अब यहाँ आपको बता दें कि यह भी भूगोल से संबंधित सवाल है और यहाँ पर जो संभावित सवाल बन सकता है वो रेड सी से बन सकता है। तो लाल सागर के बारे में आप अच्छे से जानें। इसके अलावा जो अकाबा की खाड़ी है, मूसा की खाड़ी है, सिनाई जो प्रायद्वीप है, इन सब के बारे में जानकारियाँ रखें और इनके इर्द गिर्द जो देश बसे हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा भौगोलिक रूप से जानें। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन की वजह से कौन सा देश अभी सुर्खियों में है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी नेपाल या फिर डी तिब्बत। इसका उत्तर है सी यानी नेपाल।
अमेरिकी सहयोग परियोजना यानी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन को अमेरिका ने हर हाल में 28 फरवरी तक नेपाल की संसद से पास करने का अल्टीमेटम दे दिया था और अब हाल ही में चीन की आपत्ति के बावजूद अमेरिका को लेकर नेपाल का बड़ा फैसला हुआ है और नेपाली संसद में एमसीसी को बहुमत से पारित किया गया है। अमेरिका द्वारा दी जाने वाली 50 करोड़ डॉलर की अनुदान राशि समझौते को नेपाल की संसद की ओर से स्वीकृति प्रदान किए जाने से नाराज चीन ने हाल ही में कहा है कि वॉशिंगटन को दबाव की कूटनीति से अन्य देशों की संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एमसीसी अमेरिका की एक द्विपक्षीय विदेशी सहायता एजेंसी है जिसे अमेरिकी संसद ने 2004 में स्थापित किया था और यह विदेश मंत्रालय और यूएस एड से अलग एक स्वतंत्र एजेंसी है। नेपाल और अमेरिका ने 2017 में एमसीसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसका उद्देश्य नेपाल के बुनियादी ढांचे जैसे विद्युत पारेषण लाइनों यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनका निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार करना है। अब चीन को लगता है कि नेपाल में उसके प्रभाव को अमेरिका अपनी इन गतिविधियों से धूमिल न कर दे, इसलिए उसने एमसीसी का विरोध किया है, जबकि ये जगजाहिर बात है कि नेपाल की संप्रभुता के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ चीन ने ही किया है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। 14 से 26 फरवरी के बीच वर्चुअली आयोजित आईपीसीसी की महत्वपूर्ण बैठक में जारी रिपोर्ट में जिन 3 भारतीय शहरों का उल्लेख किया गया है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए सूरत, बी इंदौर, सी भुवनेश्वर या फिर डी कोच्चि। इसका उत्तर है डी यानी कोच्चि। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आधी आबादी खतरे के जद में है। तमाम कोशिशों के बावजूद इकोसिस्टम में सुधार होता नहीं दिख रहा है। इसमें कहा गया है कि अगर अनुमान करें कि तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होती है तो भारत में चावल का उत्पादन 10 से 30% तक जबकि मक्के का उत्पादन 25 से 70% तक घट सकता है। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के साथ ही एशिया में कृषि और खाद्य प्रणालियों से संबंधित जोखिम पूरे क्षेत्र में अलग अलग प्रभावों के साथ धीरे धीरे बढ़ेंगे। 14 से 26 फरवरी के बीच वर्चुअली आयोजित आईपीसीसी की रिपोर्ट का संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन और रूस ने भी अनुमोदन किया है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की गई है और रिपोर्ट में लोगों के इसके खतरे से निपटने के लिए तरीके भी बताए गए हैं और जीवन यापन बेहतर करने के बारे में भी बताया गया है। इस रिपोर्ट में भारतीय शहर सूरत, इंदौर और भुवनेश्वर के जलवायु परिवर्तन से निपटने के तौर तरीकों का भी सकारात्मक रूप से उल्लेख किया गया है। अब अगर यहाँ आप मेंस की आंसर राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो एक सवाल आप जरूर इस पे कनेक्ट करके बना सकते हैं और वो ये है कि जलवायु परिवर्तन का जो खाद्य सुरक्षा प्रणालियों पर असर पड़ रहा है और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज फूड इनसिक्योरिटी को ग्लोबली बढ़ावा दे रहा है, क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स कैसे डेवलप करी जा सकती हैं, इस क्षेत्र में क्या रिसर्च हो रहे हैं, इन सब बारे में आप जानकारी रखें। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 को 28 फरवरी से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी असम। इसका उत्तर है डी यानी असम। असम सरकार ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 को 28 फरवरी से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अफ्स्पा नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया था और तब से राज्य सरकार की समीक्षा के बाद इसे हर 6 महीने में बढ़ाया गया है। असम सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले 6 महीनों में असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार ने 28 फरवरी से 6 महीने तक पूरे असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है जब तक कि इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता। गौरतलब है कि असम सरकार ने पिछले साल 28 अगस्त से राज्य के अशांत क्षेत्र की स्थिति को और 6 महीने के लिए बढ़ाया था, जिससे अफ्स्पा जारी रहा था। तो यहाँ पर यह बता दें कि पॉलिटी यानी राज व्यवस्था के तहत आप अफ्स्पा के जो प्रावधान हैं उसके बारे में देखें। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी रूलिंग्स दी हैं अफ्स्पा पे उससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। अफ्स्पा के रिव्यू की बात करते हैं, उनके बारे में भी आप ध्यान में रखें। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।